बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हुजूर वाला, आज की सबसे बड़ी खबर जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। डर गाजी खान में एक स्कूल के छत गिरी जिसमें 4 मासूम बच्चे शहीद हो गए, जबकि इसके अलावा 20 जो 1112 के डेटा के मुताबिक 20 बच्चे और टीचर जिसके अंदर भी शामिल हैं वो इस वक्त जख्मी हैं। सवाल सिंपल और सादा सा यही है, क्या एफआईआर किस के खिलाफ, उस प्राइवेट स्कूल के मालिक के खिलाफ होगी या फिर सही तरीके से इंस्पेक्शन ना करने वाले उस अफसर के खिलाफ होगी? क्योंकि प्राइवेट स्कूल को अगर बात करें तो जो भारी जुर्माने लेते हैं, जुर्माने आप इसको कहते हैं, फीस की मद में अब स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं 25 मई के बाद। उसके बाद फिर भी एक ट्यूशन की मद में छुट्टियों में पढ़ाने की गर्ज से या फिर कह लीजिए कि पढ़ाने का बहाना बनाकर जो भारी भारी जुर्माने लेते हैं। और इन तमाम तर इवन के स्कूल के अंदर सब कुछ, वर्दी भी आपने यहाँ से लेनी है, आपने स्कूल की पेंसिल भी यहाँ से लेनी है, आपने किताबें भी यहाँ से लेनी है, आपने अपनी कापियां भी यहाँ से लेनी है। यानी क्या कुछ ऐसी चीज होती है जो आप सेल नहीं करते? यानी पढ़ाई के साथ साथ आप सब कुछ सेल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि अब वो 4 मासूम नन्हियां कलियां, वो बच्चे बच्चियां जो आज शहीद हो गए, जिन्होंने उन वालिदैन से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों को नहला धुलाकर भेजा होगा और उसके बाद फिर उनकी लाश उनको मिली होगी। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसके ऊपर यकीन मन आज दिल खून के आंसू होता है। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली एक इंतहाई अहम तरीन खबर, क्योंकि इक़्तिदार से आने से पहले हुकूमत वक्त इस वक्त जो है वो ये दावे कर रही थी कि हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। 300 यूनिट तक मुफ्त तो दूर की बात है, अब सूरत हाल ये थी कि 200 यूनिट तक जो गरीब थे उनको कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ था। रिलीफ ये था कि 200 यूनिट से जब वो ऊपर जाते थे तो यूनिट का जो रेट है वो बढ़ जाता था। 200 यूनिट तक का या फिर उससे नीचे का जो लोग जो इस्तेमाल करते थे उनके लिए बिजली थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर उसके थोड़ा सा सस्ती थी, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था। इस चीज़ का वो फायदा उठा लेते। मैंने खुद देखा बहुत से लोग ये कोशिश करते कि 200 यूनिट से हम ऊपर ना जाएं। लेकिन आज की खबर यह है कि आईएमएफ ने यह मुतालबा किया है। अब ये अजीब सूरत हाल है, मुझे समझ नहीं आती कि आईएमएफ सिर्फ गरीब के सर के ऊपर क्यों खड़ी है। आईएमएफ ने यह मुतालबा किया है कि ये 200 यूनिट तक जो गरीब को आप सब्सिडी दे रहे हैं वो सब्सिडी ना दें। यानी आईएमएफ ये कहता है कि आप किसान से जो गंदम है वो महंगी ना खरीदें। आईएमएफ कोई और बात नहीं करता। आईएमएफ ये नहीं कहता कि 11 अरब का जो आपने जहाज लिया है वो ना लें। आईएमएफ ये नहीं कहता कि आपने ब्यूरोक्रेसी के लिए खरबों रुपए की गाड़ियां ली गई हैं वो नहीं कहता कि वो ना लें। इवन के आईएमएफ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर जज होता है, हाजिर सर्विस की बात नहीं कर रहा, रिटायर जज को माहाना 2000 यूनिट मुफ्त दिए जाते हैं। आईएमएफ इसके ऊपर बात नहीं करता। आईएमएफ ये कहता है कि एक गरीब जिसको 200 यूनिट के ऊपर सब्सिडी मिल रही है उसको ना मिले। ये समझ से बाला तर है, मुझे नहीं समझ आ रही। आप में से किसी को समझ आती है तो आप जरूर बताइएगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगले इंतहाई अहम तरीन खबर जो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, इन 2 रुकनी बेंच ने अलकादिर ट्रस्ट केस या फिर 190 मिलियन पाउंड जिसको आप कहते हैं उस केस के अंदर एक बड़ी अहम तरीन चीज हुई। एक तो इस केस के अंदर क्योंकि मरकजी अपील और फिर जमानत के हवाले से जो मामला चल रहे थे, क्योंकि सलमान सफदर साहब पहले भी ये कह चुके थे कि हमें इंस्ट्रक्शन नहीं है मरकजी अपील के ऊपर बातचीत करने की। इवन के आज सलमान सफदर साहब खुद तो पेश नहीं हुए बल्कि उनके मुआविन वकील वहां पे पेश हुए और उन्होंने यही बात कही कि हमें इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं है। जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती, हमें हिदायत खान साहब की जानिब से नहीं मिलती, तब तक हम इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं चाहते, हमें इल्तवा दिया जाए। इवन के गो के इसके ऊपर पहले खुद नेब कई मरतबा इसके ऊपर इल्तवा ले चुका है, लेकिन फिर भी इल्तवा क्यों मांगा जा रहा है? जस्टिस डोगर ने कहा कि हमें वो पढ़ कर सुनाए, आप इल्तवा क्यों मांगते हैं? उसके बाद फिर वकील साहब ने पढ़कर सुनाया कि हमें इंस्ट्रक्शन नहीं है, खान साहब से मुलाकात होगी, वो बताएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस या फिर जो भी बहस मुबैसा होगा वो करेंगे। पर जैसा तैसा भी हुआ, 20 तारीख तक जो केस की समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया। इसके बाद अब हुआ कुछ यूं कि फतेहुल्लाह बरकी साहब एक नौजवान वकील हैं, एनर्जेटिक हैं, बड़ी बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वो सामने आए और उन्होंने जस्टिस डोगर से एक बड़ा बेहतरीन किस्म का सवाल किया। उन्होंने ये कहा कि हुजूर वाला, आपने कुछ हिदायत दी थी,
یعنی خان صاحب سے اور بشرا بیوی سے ملاقات کے حوالے سے آپ کے لارجر بینچ نے جو فیصلے دیے تھے ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. کبھی بھی نہ عمران خان صاحب سے نہ بشرا بیوی سے آپ کے لارجر بینچ کے دیکھتے ہوئے، عدالتوں کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے کسی نے کوئی ملاقات نہیں کروائی، نہ کروانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ باقاعدہ روکا گیا ہے. تو اس کے اوپر جو کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈوگر صاحب نے یہ بات سنی اور جسٹس آصف صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو دونوں نے بات سنی اور بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. آپ اندازہ کریں یعنی نظام انصاف کا. لیکن یہاں مجھے جو فتح اللہ برکی صاحب ہیں اور ماشاءاللہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے کم از کم نشاندہی کی، حالانکہ ان کو پتہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ نے بھرے مجمع کے اندر یہ بات کہی اور یہ ان کے کہہ لیجیے کہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ضمیر نہ جاگے تو پھر ہمارا یا فتح اللہ برکی صاحب کا یا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط رکھے یا ہمارے اوپر آئیں جو نظام انصاف کے اوپر یقین رکھتے ہوں اور اللہ کے حضور پیش ہونے کے اوپر بھی یقین رکھتے ہوں کہ ہم نے آگے جا کر اس کا جواب دہ بھی ہونا ہے. دوبارہ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آج دو ویسے پریس کانفرنس ہوئی پاکستان کے اندر، ایک محسن نقوی صاحب نے کی ہے اور دوسری ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی ہے. کنونشن سینٹر ایک مشہور جگہ ہے، وہاں پہ آج محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور مارکے حق کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی اور یہ کہا کہ ان دنوں جب یعنی یہ ہو رہی تھی جنگ بھارت کے ساتھ، تو صدر زرداری صاحب نے یہ بڑی آج انہوں نے ایک نئی بات کی ہے کہ زرداری صاحب کو جب کہا گیا کہ آپ موصوف صدر ہیں تو آپ بینکر میں چلے جائیں، انہوں نے کہا نہیں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں بینکر میں نہیں جانا چاہتا. چلو بھائی ٹھیک ہے، تو یہ آج نئی بات ہمیں ملی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ساتھ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پھر یہ مختلف چیزیں جس طرح مارکے حق کے حوالے سے پاک فوج کی جو ایک صلاحیت ہے وہ سامنے رکھی ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ میں دشمن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سیاسی جو مداخلت ہے وہ اپنی فوج کے اندر نہ ہونے دے اور اپنی فوج کو پروفیشنل بننے دے. یعنی ہماری فوج جو ہے وہ سیاست سے پاک ہے، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی. دشمن کی جو فوج ہے وہ سیاست سے پاک ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ آج کے معاملات ہیں. مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.